नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। माया ऐप के तहत आज बॉलीवुड फ्लैशबैक में हम बात करने वाले जिस एक्ट्रेस के बारे में, वो बहुत ही कमाल की और खूबसूरत तो इतनी कि जिसकी एक झलक लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है। और जिसके अभिनय की बात करें तो उनकी अभिनय लोगों को मदहोश कर देती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस सायरा बानू के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। सायरा बानू जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ। इनकी माता का नाम नसीम बानो था, जो कि अपने समय की एक मशहूर हीरोइन थी। 1930 और 40 के दशक की ये बहुत ही फेमस हीरोइन थी। लोग इन्हें खूब पसंद करते थे और इनका अभिनय को खूब सराहा भी जाता था। सायरा बानू के पिता का नाम था मियां एहसानुल हक। वो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और उन्होंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था फूल, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक फिल्म बनाई जिसका नाम था वादा। दोनों ही फिल्म काफ़ी अच्छी बनी थी। अब हुआ कुछ यूँ कि सायरा बानू के माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। वो समय था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे का। उस दौरान दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और नसीम बानू अपने बेटे और बेटियों के साथ लंदन चली गई और वहीं बस गई। स्कूल के दिनों से ही सायरा बानू को ड्रामाज में बहुत दिलचस्पी आती थी। उसे बहुत मज़ा आता था ड्रामा करने में। वो स्कूल के अक्सर ड्रामाज कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया करती थी। सायरा बानू की बचपन से बस दो ही ख्वाहिशें थी। पहला ये कि वो अपने माँ नसीम बानू की तरह एक बड़ी एक्ट्रेस बने, और दूसरी ये कि उनकी शादी दिलीप कुमार साहब से हो जाए। वो दिलीप साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो जब कभी भी लंदन से इंडिया आती थी तो अक्सर वो स्टूडियो जाया करती थी उनकी फिल्म देखने के लिए। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में ये बात भी बताई थी कि उनकी अल्लाह से सिर्फ दो ही दुआएं थी। वो दो ही दुआएं मांगती थी। पहला ये कि वो एक बड़ी एक्ट्रेस बने और दूसरा ये कि मिसेस दिलीप कुमार बन जाए। और ये आप सबको पता है कि आखिरकार उनकी दोनों ही दुआएं कबूल हो गई। 1960 में सायरा बानू लंदन से हिंदुस्तान आ गई और फिर उनका ऑडिशन किया गया एक फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी के लिए। लेकिन उस समय उनकी उम्र काफ़ी कम थी, तो उन्हें सेकंड लीड का रोल दिया जा रहा था। लेकिन उन्होंने इससे साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं करूंगी तो सिर्फ लीड हीरोइन का ही रोल करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। और फिर 1961 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सभी के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ दी। फिल्म का नाम था जंगली और इसमें सायरा बानू ने लीड हीरोइन का किरदार किया था। और इसके अपोजिट, सायरा बानू के जो अपोजिट थे वो थे शम्मी कपूर। आज भी जंगली फिल्म का नाम सुनते ही बर्फ की वादियों में याहू चिल्लाते हुए शम्मी कपूर और कम सीन सायरा बानू नजरों के सामने आ जाती है। यह किस्सा भी बहुत मशहूर है कि एक बार फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान सायरा बहुत परेशान सी हो गई और वो अकेले में जाकर के रोने लगी थी, जिस पर शम्मी कपूर ने कमेंट किया कि इसे काम करना है तो ठीक से करें, वरना घर में जाकर के बैठ जाए। यह बात सुनकर सायरा बानू को बहुत बुरा लगा और फिर उसके बाद सायरा बानू ने अपनी कमर कस ली और फिल्म में ऐसा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया कि लोग देख करके मदहोश हो गए। इस बीच सायरा बानू ये भी कोशिश करती रही कि उन्हें कुछ फिल्में दिलीप कुमार साहब के साथ भी मिले, लेकिन दिलीप साहब भी ये सोचते थे कि सायरा बानू तो अभी बच्ची है। उन दोनों के उम्र में तकरीबन 22 साल का फ़र्क था, जिस कारण से दिलीप कुमार साहब उनके साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहते थे। और फिर दिलीप कुमार ने एक फिल्म की जिसका नाम था राम और श्याम, और उसमें अपने अपोजिट मुमताज़ को कास्ट कर लिया और सायरा बानू को छोड़ दिया। तो सायरा बानू को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जाकर के दिलीप साहब से साफ साफ पूछा कि आप मुझे अपने अपोजिट हीरोइन में क्यों नहीं लेते। तो दिलीप साहब ने कहा, तुम तो अभी बच्ची हो। और फिर इस रिजेक्शन का बदला सायरा बानू ने कुछ इस प्रकार लिया कि उन्होंने दिलीप साहब से शादी ही कर ली। लेकिन इस शादी के पीछे भी एक बहुत अलग किस्सा है। बात उन दिनों की है जब दिलीप साहब का नाम का डंका बजता था फिल्म इंडस्ट्री में। लोग उन्हें खूब पसंद किया करते थे। नए आने वाले एक्टर्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे और एक्ट्रेसेस उनके साथ काम करने के लिए तरसती थी। सायरा बानू भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। वो बचपन से ही दिलीप साहब की बहुत फिल्में देखा करती थी और खूब तारीफें करती थी। और बाकी फैंस की तरह सायरा बानू भी उनकी बहुत बड़ी दीवानी थी। फिर आगे चलकर जब सायरा बानू ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा
तो अपने शुरुआती दिनों में राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और ऑन स्क्रीन राजेंद्र कुमार और सायरा बानू की जो जोड़ी थी लोगों को खूब पसंद आने लगी। लोग खूब तारीफें करते थे और धीरे धीरे कब ये ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के करीब आने लगी ये पता ही नहीं चला। दोनों में प्यार हो गया और प्यार इस कदर बढ़ गया कि जब राजेंद्र कुमार सायरा बानू से दूरी बनाने की कोशिश करने लगे तो सायरा बानू का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सायरा बानू की मां नसीम बानो अपने टाइम की एक बहुत बड़ी हीरोइन थी और उनके दोस्त दिलीप कुमार साहब थे, उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और अपनी बेटी सायरा बानू की हालत नसीम बानो से देखी नहीं गई और उन्होंने दिलीप कुमार से गुजारिश की कि कृपया आप आकर के थोड़ा सायरा बानू को समझाएं। वो जानती थी कि सायरा दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन है और उनकी बात ज़रूर सुनेंगी। तो उन्होंने दिलीप कुमार से गुजारिश की और फिर दिलीप कुमार साहब सायरा बानू को आए और समझाने की कोशिश करने लगे और उन्हें कहा कि देखो, तुम अगर राजेंद्र कुमार से शादी कर लेती हो तो तुम उनकी सिर्फ दूसरी वाइफ बन करके रह जाओगी, क्योंकि राजेंद्र कुमार अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए राजी नहीं है। जब दिलीप साहब सायरा बानू को समझा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे सायरा बानू सब कुछ समझ रही हो, लेकिन जब सायरा का बर्थडे आया तो वो उम्मीद करने लगी कि राजेंद्र कुमार आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे उन्हें स्पेशल फील हो, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। राजेंद्र कुमार अपनी बीवी के साथ वहाँ पार्टी में पहुँच गए और जब सायरा ने उन दोनों को साथ देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। वो परेशान सी होने लगी। ये देख करके नसीम बानो ने तुरंत दिलीप साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप आकर के प्लीज़ ये माहौल को संभाल ले, मिन्नतें करने लगी। फिर अगले दिन दिलीप साहब आए और सायरा बानू को कहीं घुमाने के लिए लेकर के गए। आपस में बातचीत चल रही थी और इसी दौरान समझाते हुए दिलीप साहब ने कहा कि तुम अभी हसीन हो, नौजवान हो, तुम्हारा करियर अभी पीक पे है, तुम्हें कोई ना कोई परफेक्ट लड़का ज़रूर मिल जाएगा। ये सुनते ही सायरा बानू ने टपाक से उत्तर दिया कि क्या आप वो परफेक्ट मैन बनना चाहोगे? क्या आप मुझसे शादी करोगे? ये सुन करके दिलीप कुमार अवाक रह गए। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर दोनों वापस लौट आए। लेकिन नादानी में पूछा गया यह सवाल दिलीप साहब के गले का कांटा बन चुका था। नसीम बानो ने भी दिलीप साहब को खूब समझाया कि देखिए, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए और मेरी बेटी के लिए आप परफेक्ट मैच होंगे। फिर बर्थडे के 6 हफ्तों के बाद एक चौंका देने वाली खबर आई कि 19 अक्टूबर 1966 को सायरा बानू और दिलीप साहब मंगनी करने वाले हैं। फिर उसी वर्ष दोनों ने आपस में शादी भी कर ली। दोनों का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के समय सायरा बानू महज 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 साल के थे। अपने दोनों के बीच में उम्र का इतना ज़्यादा फर्क होने के बाद भी दोनों में प्यार अटूट था और दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। 14 साल तक इनकी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चली, लेकिन फिर इन दोनों के बीच ग्रहण बन करके आई आसमा नाम की एक लड़की। शादी के 14 साल बाद भी जब सायरा बानू की गोद सुनी थी तो यह बात दिलीप साहब के भाइयों और बहनों को नागवार था। दिलीप साहब की बहन ने एक बार अपनी एक दोस्त आसमा से दिलीप साहब की मुलाकात करवाई और दिलीप साहब को बताया कि ये आसमा है और ये शादीशुदा भी है, इसके 3 बच्चे भी हैं। उनकी बहनें चाहती थी कि दिलीप साहब और आसमा दोनों एक हो जाएं। पहले तो आसमा अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन जब यह खबर सामने आई कि आसमा अपने पति को तलाक दे चुकी है और वो अलग रहने लगी है, फिर तो उनकी बहनें एकदम जी जान लगा करके दोनों को एक करने में जुट गई। और फिर हुआ कुछ यूँ कि दिलीप साहब ना चाहते हुए भी आसमा से निगाह कर लिए और ये बात कानों कान किसी को खबर तक नहीं हुई और ये बात सायरा बानू से भी छुपाई गई। लेकिन जब ये बात सायरा बानू को पता चली तो वो तुरंत दिलीप साहब के सामने पहुंची और उनसे पूछा कि क्या ये बात सच है। दिलीप साहब उनसे कुछ भी नहीं छुपाए और उन्होंने सारी बातें कह डाली। ये जानकर सायरा बानू ने तुरंत दिलीप साहब से अपना सारा रिश्ता तोड़ा और वहां से चली गई। फिर कुछ समय तक तो दिलीप साहब आसमा के साथ रहे, लेकिन उन्हें अक्सर सायरा बानू की याद आती थी। वो उनके बिना नहीं रह पाते थे, उनके बिना रहना उन्हें मुश्किल हो रहा था। तो दिलीप साहब ने आसमा को तलाक दे दिया और सायरा बानू के पास वापस लौट गए। सायरा बानू ने भी उन्हें माफ कर दिया और दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद भी दोनों को बच्चे नहीं हुए, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सायरा बानू की बड़ी तमन्ना थी
कि वो फिल्मों में दिलीप कुमार की हीरोइन बने। फिर उन्हें शादी के बाद ये मौका भी मिल गया और फिर उन्होंने दिलीप साहब के साथ कई फिल्में की, जैसे कि गोपी, सगीना, बैराग। एक बार तो शूटिंग के दौरान दिलीप साहब ने सायरा बानू को ऐसा डांटा कि उन्हें वक्त की पाबंदी की समझ आ गई। हुआ कुछ यूं था कि दिलीप साहब सेट पर सायरा बानू के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब सायरा बानू तैयार होकर के सेट पर पहुंचे, लेकिन बहुत वक्त बीत गया, वो नहीं पहुंची। लेकिन जब सायरा बानू बहुत देर के बाद वहां पहुंची तो दिलीप साहब ने सिर्फ इतना कहा कि तुम सब इतने देर से क्या वहां ताजमहल बना रहे थे, पैकअप, यानी कि शूटिंग खत्म। ये सुनते ही सायरा बानू जोर जोर से रोने लगी और उस दिन के बाद सायरा बानू ने कभी भी सेट पर पहुंचने में कभी एक जरा भी लेट नहीं की। सायरा बानू का काम फिल्म पड़ोसन में भी देखने लायक था। क्या कमाल का काम किया था उन्होंने उसमें, और फिल्म भी क्या कमाल की बनी थी। इसमें अभिनय या फिर सुनील दत्त का ले लो, या फिर किशोर कुमार का, या फिर सायरा बानू का, सभी ने इसमें एकदम कमाल का अभिनय किया था, जिससे लोग बंधे थे। ऑडियंस को बांधे रखने के लिए इन्होंने एक ऐसा जादू और ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला अभिनय किया कि लोग उठ ही नहीं पाते थे। एक बार फिल्म देखने को बैठ जाए तो फिर पूरी खत्म करके ही उठते थे। और इस फिल्म में गाने भी क्या बेहतरीन बेहतरीन थे। चाहे ये गाना ले लीजिए, एक चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार कहीं चलत जाए, या फिर दूसरा गाना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाने आज भी सुनते हैं तो दिल झूम उठता है। मतलब मज़ेदार फिल्म थी, मज़ेदार गाने, इसमें इसकी किसी भी चीज़ को आप नकार नहीं सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें मज़ेदार थी। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चैताली में भी सायरा बानू ने बहुत ही कमाल का अभिनय किया। वहाँ भी उनका काम देखने लायक था। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत बेहतरीन फिल्में की और अपने करियर के शुरुआती दिनों में सायरा बानू ने शम्मी कपूर के अपोजिट एज ए हीरोइन काम किए थे। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब शम्मी कपूर सायरा बानू के पिता के किरदार में भी दिखे। वो फिल्म थी ज़मीर और उसमें हीरो थे अमिताभ बच्चन। अब बात करें सायरा बानू के द्वारा किए गए सुपर हिट फिल्मों की फहरिस्त की, तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है जंगली का, जो कि 1961 में रिलीज हुई और यह सुपर हिट रही। फिर आई मिलन की बेला, यह 1964 में रिलीज हुई और यह भी सुपर हिट रही। फिर आई अप्रैल फूल, यह 1964 में रिलीज हुई और यह हिट रही। फिर आई शागिर्द, जो कि 1967 में रिलीज हुई और यह भी सुपर हिट रही। फिर आई पड़ोसन, जो कि 1968 में रिलीज हुई और यह हिट रही। फिर आई गोपी, जो 1970 में रिलीज हुई और यह सेमी हिट रही। फिर आई पूरब और पश्चिम, जो 1970 में रिलीज हुई और यह सुपर हिट रही। फिर आई विक्टोरिया नंबर 203, यह 1972 में रिलीज हुई और यह सुपर हिट रही। फिर आई ज्वार भाटा, जो कि 1973 में रिलीज हुई और यह हिट रही। फिर आई इंटरनेशनल क्रूक, जो 1974 में रिलीज हुई और यह फिल्म डिजास्टर रही। फिर आई ज़मीर, जो 1975 में रिलीज हुई और यह हिट रही। फिर आई साजिश, जो 1975 में रिलीज हुई और यह भी फिल्म डिजास्टर रही। फिर आई हेरा फेरी, जो कि 1975 में रिलीज हुई और यह भी सुपर हिट रही। और भी ऐसे कई बेहतरीन फिल्में सायरा बानू ने अपने फिल्मी करियर के दौरान किए और अपने परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब बात करें उन दिनों की जब सायरा दिलीप कुमार के अलावा और भी कई दिग्गज एक्टर्स के साथ एज अ लीड हीरोइन काम कर रही थी। उन दिनों सायरा बानू की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब पसंद की जा रही थी। उन्होंने साथ साथ 6 फिल्मों में काम किया था। फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 के शूटिंग के दौरान सायरा बानू गर्भवती थी और शूटिंग का इतना प्रेशर था उन पे, इतना स्ट्रेस था, काम का इतना लोड था कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी और उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। कहा जाता है कि उस दौरान उनका बीपी काफ़ी बढ़ चुका था, जिससे उनके बच्चे को काफ़ी नुकसान पहुंचा। 1972 की इस दुखद घटना ने दोनों को झकझोर कर रख दिया था। कहा यह भी जाता है कि दिलीप कुमार साहब फूट फूट कर रोए थे। फिर सायरा बानू ने उन्हें बच्चों की तरह संभाला, उनका दिल भी बच्चे की तरह था। फिर 1976 के आते आते सायरा बानू ने फिल्मों से दूरी बना ली थी और सिर्फ दिलीप साहब का ख्याल रखने लगी थी। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने फिल्म में अपनी वापसी की और उनके लाइफ की आखिरी फिल्म थी वो थी फैसला, और ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। सायरा बानू ने अपने अभिनय को निखारने के लिए
डांस की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी थी। वो डांस भी बहुत कमाल का करती थी और उनका ये टैलेंट उनके कई फिल्मों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो जितने कमाल का अभिनय करती थी उतना ही कमाल का डांस भी करती थी। लोग उनके डांस से बहुत प्रभावित होते थे और वो उस वक्त के लगभग सभी दिग्गज एक्टर्स के साथ काम कर चुकी थी, चाहे वो धर्मेंद्र हो या फिर शम्मी कपूर हो या फिर राजेंद्र कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन हो या फिर खुद दिलीप कुमार ही क्यों ना हो। उन्होंने सबके साथ काम किया और बहुत अच्छे से काम किया और साथ ही साथ वो अपने गृहस्थ जीवन को भी बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। एक बार इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था तब उसे भगवान की मर्जी समझा और ख़ुद को संभाला और उसके बाद अपने आप को व्यस्त रखने लगी दिलीप साहब का ख्याल रखने में, अपने आप को पूरी तरह उसमें व्यस्त रखने लगी ताकि उन्हें बार बार उस घटना की याद ना आए। आपको अक्सर सोशल मीडियाज़ पे या अखबारों पे ऐसे तस्वीर देखने को मिल जाएंगी जिसमें सायरा बानो दिलीप साहब का ख्याल रख रही हैं। ऐसे अक्सर आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। दिलीप साहब को अल्जाइमर था जिस कारण से सायरा बानो फिल्मों से दूर हो गई ताकि वो अच्छे से दिलीप साहब का ख्याल रख सके। सायरा बानो ने अपने जीवन में जितनी भी फिल्में की सारे के सारे एक से बढ़कर एक थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। सबसे पहले 1961 में फिल्म जंगली के लिए, फिर 1967 में फिल्म दीवाना के लिए, फिर 1974 में फिल्म सगीना के लिए। इन फिल्मों के साथ उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम दर्ज करा लिया और साथ ही साथ इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ एंड केयर सर्विसेज के तहत सामाजिक कार्यों में भी अपना पूरा योगदान दिया। भारतीय सिनेमा में उन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया अपनी काबिलियत और अपने मेहनत के दम पे। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक पे, नए बॉलीवुड फ्लैशबैक एपिसोड में एक किसी नए व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उनके जीवन से जुड़ी रूपरेखा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ऑडिशन से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाएं, माया ऐप को इंस्टॉल करें और वहां आपको चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर एक्टिंग हो, सारे ऑडिशंस अपडेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ बॉलीवुड फ्लैशबैक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।